तो आज हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जानेंगे, दैट इज़ NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका आदर्श वाक्य सर्वे भवन्तु सुखिना है और चर्चा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल में अरुण कुमार मिश्रा जी की नियुक्ति इसके अध्यक्ष के पद पर हुई है और इन्होंने HL दत्तू साहेब को रिप्लेस किया है। और अरुण कुमार मिश्रा साहेब की नियुक्ति भी विवादों से परे नहीं रही और संभवतः यही कारण है कि यह संगठन आजकल काफ़ी चर्चा में है। अगर मानवाधिकारों की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार ये अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त है। कहने का तात्पर्य ये है कि मेरी जाति, मेरा लिंग, मेरी भाषा आपसे अलग हो सकती है, बावजूद इसके मुझे भी उतने ही अधिकार प्राप्त हैं स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए जितने कि आपको। मानवाधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है, चाहे रोमन सिविलाइजेशन की बात कर ली जाए या भारतीय समाज की भी। इसके अलावा महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों या श्वेतों के ह्यूमन राइट्स को इन्हेंस करने के लिए, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए बड़े आंदोलन किए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम इसमें लिया जा सकता है, जिन्होंने अमेरिका में सिविल राइट्स की अलख जगाई। मानवाधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम एवं शिक्षा का अधिकार आदि सम्मिलित हैं। यूँ तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार ही मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं, किंतु एक अगर अनुच्छेद की बात की जाए, किसी एक अनुच्छेद की बात की जाए जो सबसे क्लोजली एसोसिएटेड है, सबसे निकटता से संबंधित है मानवाधिकारों से, तो वो अनुच्छेद 21 है, दैट इज प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। मेनका गांधी वाद एक 1977 का बहुचर्चित केस रहा हुआ है। 1975 में जब देश में आंतरिक आपातकाल लगा दिया गया माननीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और जब सत्ता परिवर्तन हुआ, मोरारजी देसाई साहब की सरकार आई, तो उन लोगों ने मेनका गांधी जी के पासपोर्ट को जब्त कर दिया और इसी को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया है कि पॉलिटिकल वेंडेटा से परे हट करके हर भारतीय नागरिक के समान अधिकार सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है और इंदिरा गांधी जी ने अगर कुछ गलत किया भी है तो उसकी सज़ा आप मेनका गांधी जी को नहीं दे सकते हैं। ऊपर जो पंक्ति लिखी हुई है कि किसी अन्य आधार पर, तो संभवतः उनकी सास के आधार पर भेदभाव करने का प्रयास किया गया होगा और इसके ऊपर एक कठोर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके पासपोर्ट को वापस दिलवाने का काम किया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। यही कारण है कि 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में मानवाधिकार दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। आगे चलकर 1991 में पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक ने सिद्धांतों का एक समूह तैयार किया जो आगे चलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की स्थापना और संचालन में सहायक हुए और इन्हीं सिद्धांतों को पेरिस सिद्धांत कहा जाता है, बिकॉज इससे संबंधित जो अभिसमय था वो आपको कहाँ पर आयोजित किया गया, तो वो पेरिस में। और इससे ऐसी अवधारणा निकल करके आई कि हर राष्ट्र को अपने यहाँ ऐसे संगठनों की स्थापना करनी चाहिए जो उस राष्ट्र के सभी नागरिकों को भेदभाव के बिना मानवाधिकार प्रदान करने का काम करें। और इसी कड़ी में आगे चल के भारत में NHRC की स्थापना की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि NHRC एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक और वैधानिक में सीधा सा अंतर ये समझिए कि अगर ये संवैधानिक संस्था होती तो भारतीय संविधान में किसी भी एक आर्टिकल, एक अनुच्छेद में आप रेफरेंस दिखा पाते कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको इस आर्टिकल में कहा गया है, तो ये मात्र एक वैधानिक संस्था है, न कि एक संवैधानिक संस्था है।
सुधारों के तौर पर जब भी आपको आंसर लिखने में आए कि और क्या सुधार एनएचआरसी का किया जा सकता है, तो इस देश में चूंकि संवैधानिक संस्थाओं को ज़्यादा मान, ज़्यादा सम्मान, ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त है, तो इसीलिए संभवतः इसे भी संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया जाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ये दोनों फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है, तो 1993, राइट, और किस एग्जैक्ट डेट को इसकी स्थापना की गई एनएचआरसी की, तो ये 12 अक्टूबर 1993 था। इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर राज्य सरकारें या केंद्रीय सरकार किसी पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक बदले की कार्रवाई से प्रेरित होकर के किन्हीं भी नागरिकों को सताने का काम कर रही है, तो उन सारे मामलों में एनएचआरसी हस्तक्षेप कर सकता है। इसके और कौन कौन से काम हैं, तो ये मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करता है। एनएचआरसी के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। नागरिक दंड संहिता प्रक्रिया 1908 के तहत सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां हैं एनएचआरसी के पास। ये किसी को भी समन भेज करके अपने सम्मुख प्रस्तुत होने का आदेश जारी कर सकता है। संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकारों को बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है तथा उनमें बदलावों की सिफारिश भी कर सकता है। अगर एनएचआरसी को लग रहा है कि इस राज्य सरकार के या इस केंद्र सरकार के अमुक कानून मानवाधिकारों के साथ सुसंगत नहीं है, तो ये अपनी रिपोर्ट में इन सारी चीज़ों की चर्चा कर सकता है और अनुशंसा कर सकता है कि ऐसे संबंधित कानूनों में तत्काल प्रभाव से चेंजेस लाए जाएं। यह जेलों का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है, क्योंकि संभवतः मानवाधिकारों का सबसे ज़्यादा उल्लंघन भारतीय जेलों में ही किया जाता है। उनमें आवश्यकता से अधिक, जितनी उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है, उससे अधिक कैदी हैं और यही कारण है कि दुनिया भर में ऑफिशियली सबसे ज़्यादा विचाराधीन कैदी आपको भारत में ही पाए जाते हैं। चाइना के बारे में कहा नहीं जा सकता है, बिकॉज चाइना अपने डेटाज वगैरह पब्लिक डोमेन में नहीं जारी करता है। इसके अलावा ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, या और भी कोई संबंधित मामलों से संबंधित अगर रिपोर्ट है तो वो भी राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति से ये आशा की जाती है कि वो संसद के पटल पर इन रिपोर्टों को रखवाए। इसके अलावा एनएचआरसी उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता जो घटना होने के 1 साल के बाद दर्ज कराई जाती है। ऐसी परिस्थिति में, अर्थात 1 वर्ष से पुराने मामलों में, सरकार की सहमति से ही इसको सुनवाई का अधिकार है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किन्हीं के मानवाधिकारों को वायलेट 1 साल से पहले किया गया, वो सार्वजनिक संज्ञान में नहीं आ पाए, तो इसका मतलब कि ऐसे संबंधित मामलों के ऊपर एनएचआरसी के पास सीमित शक्तियां ही हैं। इसके अतिरिक्त आयोग का काम केवल सिफारिश या सलाहकार का ही होता है, और इसको न तो किसी प्रकार का दंड देने का अधिकार है और न ही पीड़ित को किसी प्रकार की सहायता। यह दंड की अनुशंसा कर सकता है, पीड़ित को सहायता प्रदान किए जाने की अनुशंसा कर सकता है, किंतु सीधे प्रत्यक्ष कार्रवाई के द्वारा न तो दंड दे सकता है और न ही किसी प्रकार की आर्थिक या मानसिक सहायता उपलब्ध करा सकता है। इसके अतिरिक्त सेना के सदस्यों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग की भूमिका एवं शक्तियां सीमित हैं। भारत में सेना के सदस्यों के ऊपर अप्सपा जैसे कानून अलग से अप्लाई किए जाते हैं, और दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए सेनाएं बदनाम रही हैं। जब जब मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है, इसमें बड़े पैमाने पर सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल में लाया गया है और सेना जिसका एक अभिन्न अंग होती है। होपफुली भारत के मामले में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। भारतीय सेना पूरी निष्ठा के साथ, पूरे जज्बे के साथ हमको आपको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और हम आप इतनी फ्रीली चीज़ों को एंजॉय कर पाते हैं या अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ बहुत डिस्टर्बेंसेस का अनुभव नहीं करते हैं।
तो इसके पीछे भारतीय सेना की बहुत अहम भूमिका है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष थे HL दत्तू साहेब, उन्होंने इस आयोग को दंत विहीन बाघ कहा है, क्योंकि यह न तो आर्थिक दंड दे सकता है, न तो आर्थिक सहायता, न ही किसी और प्रकार का दंड, न ही किसी और प्रकार की सहायता। तो जैसा कि पोर्ट्रे किया जाता है इस देश में, जैसा कि चित्रित किया जाता है कि NHRC के आ जाने से केवल सारे मानवाधिकारों को सुनिश्चित किया जा सकेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दत्तू साहिब के अनुसार। बिकॉज उनका कहना है कि बाघ तो बनाया गया है NHRC को, लेकिन ऐसा बाघ जिसके पास शक्तियाँ ही नहीं है, जो कि दंतविहीन बाघ की तरह से है। राजनीतिक नियुक्ति का भी आरोप लगता है इसके अध्यक्ष या इनके सदस्य पदों के ऊपर। अरुण मिश्रा साहिब की जो नियुक्ति हुई है ये भी विवादों में आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहिब का कहना था कि उन्होंने PM नरेंद्र मोदी साहिब की तारीफ की थी, राइट, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीज़न कि उनको इस पद पर सुशोभित किया गया। बट हमको आपको एक चीज़ क्या समझने की ज़रूरत है कि कोई भी आदमी इतने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में रहता है तो किसी न किसी की प्रशंसा, किसी न किसी की आलोचना करता ही करता है। और ऐसे आदमी को अगर ढूंढने चला जाए जो कि न तो किसी की प्रशंसा करता हो, न तो किसी की निंदा करता हो, तो संभवतः हमें ऐसे संवैधानिक पदों के लिए चांद से लोगों का आयात करना पड़ेगा। बहरहाल एग्जाम में अगर आए तो ये जरूर लिखिए कि राजनीतिक नियुक्ति का भी समय समय पर आरोप लगते रहा है। इसके अलावा इसके पास स्वयं का जांच करने के लिए कोई विशेष तंत्र उपलब्ध नहीं है। यह राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए या केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सरकारी मशीनरी के ऊपर ही निर्भर है, और इसके पास अपना कोई विशेष मशीनरी वगैरह नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त NHRC का महत्व तो उस समय भी काफ़ी कम प्रतीत होता है जब इनकी अनेकों सिफारिशों को या तो सरकारें खारिज कर देती हैं या उन्हें आंशिक रूप से ही अपने राजनीतिक लाभ के हिसाब से तोड़ मड़ोड़ करके लागू किया जाता है। इसके चयन के बारे में थोड़ा जानते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति स्वयं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति को इसके संबंध में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर यह नियुक्ति की जाती है। अर्थात प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति आपस में विचार विमर्श करके एक नाम सुझाती है राष्ट्रपति को, और उन्हीं की नियुक्ति इस पद पर की जाती है। PM की अध्यक्षता वाली इस 6 सदस्यीय कमेटी में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं जो कि अभी हरिवंश साहिब हैं, लोकसभा स्पीकर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहिब ने ही इस नियुक्ति का अभी हाल फिलहाल में विरोध किया था। इसके अतिरिक्त अगर इस संगठन की संरचना के बारे में बात की जाए तो ये बहुसदस्यीय संस्था है। कहने का अर्थ कि एक अध्यक्ष के इतर भी इसमें सदस्य आपको होते हैं। इस संगठन में एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालीन सदस्य और 7 मानद सदस्य आपको होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो उस समय तक होता है। पहले यह समय सीमा 5 वर्षों की थी, लेकिन 2019 में एक संशोधन के द्वारा इसको 3 वर्षों तक ही सीमित कर दिया गया। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप 67 के एज के पहले इस पद पर पहुंच रहे हैं तो आप 3 सालों तक इस पद पर बने रहेंगे, और अगर 69 की एज में अगर आपको सरकारें नियुक्त करती हैं तो इसका मतलब मात्र 1 साल के बाद 70 की आयु पूरी करते ही आपको इसके अध्यक्ष पद से या सदस्यता से आपको हटा दिया जाएगा। कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य केंद्र तथा राज्य सरकारों में किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। ये राजनैतिक निष्पक्षता और पक्षपात रहित आपको व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रावधान किए जाते हैं। इन्हें केवल तभी पद से हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाए। अगर ऐसा कंक्रीट तरीके से पता हो कि पैसा लेकर के इन्होंने एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर एक पर्टिकुलर स्टैंड लिया,
या फिर मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य जैसी सीमितताओं के कारण अगर ये अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ हैं तो भी इनको हटाया जा सकता है। हालांकि इस स्थिति में राष्ट्रपति इस विषय को पहले उच्चतम न्यायालय में जांच के लिए सौंपेंगे और उनकी रिपोर्ट वगैरह आने के बाद ही अंतिम रूप से फैसला लिया जाता है। जो 4 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं उनमें से आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए। एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। एक अन्य सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और 2 अन्य व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जिनको मानवाधिकारों से संबंधित जानकारी अथवा कार्यानुभव हो। बहुत सारे एनजीओज ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से आपको मानवाधिकारों के ऊपर अपनी कार्यवाहियों को अंजाम देते हैं, ठीक है। उन वैसे लोग जिनके पास बहुत व्यवहारिक ज्ञान है मानवाधिकार से संबंधित, ऐसे 2 लोगों को नियुक्त किया जाता है। जाहिर सी बात है, इसको कभी बहुत वस्तुनिष्ठता के साथ नहीं बताया जा सकता है कि इन्हीं एक अमुक आदमी के पास उनसे ज़्यादा मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान है, और प्रायः सरकारें अपने अपने पसंदीदा लोगों को इन पदों पर नियुक्त करती हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य मानवाधिकार आयोग। इसके अतिरिक्त इसके 7 अन्य पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अध्यक्ष संरक्षण आयोग के अध्यक्ष इनके पदेन सदस्य होते हैं, और राष्ट्रीय विकलांग जन आयोग के चीफ कमिश्नर को भी पदेन सदस्यता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त एक छोटा सा अमेंडमेंट जो मानवाधिकार अधिनियम में किया गया वो 2019 में आया। इसको थोड़ा हम लोगों को समझना चाहिए, बिकॉज करंट अफेयर्स से संबंधित है, हाल फिलहाल की घटना है। हाल फिलहाल एज इट इज़ बहुत भी हाल फिलहाल की नहीं है, बट मेंस पर्सपेक्टिव से कहीं कहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मानवाधिकार संरक्षण विधेयक 2019 ने कैसे जो मूल स्वरूप था मानवाधिकार अधिनियम का उसको सशक्त किया या उसको कमज़ोर किया। तो पहले आपको इन संशोधनों के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, जैसा कि मैंने बताया कि 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र कर दी गई। पहले ये 5 वर्षों तक लागू होती थी कि 5 वर्ष या 70 वर्ष, लेकिन इसे घटाकर अब 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया। इसके अतिरिक्त पहले आयोग के अध्यक्ष के रूप में केवल उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जा सकता था, किंतु संशोधन के उपरांत अध्यक्ष पद के लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी योग्य होंगे। पहले पॉइंट को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि समय अवधि कम कर दी गई। हाउएवर जो दूसरा पॉइंट है दैट इज सच अ गुड पॉइंट टू हैव, बिकॉज केवल अगर आप मुख्य न्यायाधीश तक ही सीमित कर देंगे आयोग के अध्यक्ष को, तो बहुत कम एक आपके पास डेटा, बहुत कम लोगों का एक वर्ग होगा जिसमें से आपको चयन करना होगा। और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी बड़े योग्य लोग होते हैं, बड़े कुशल लोग होते हैं, तो उनमें से भी अगर किन्हीं की नियुक्ति की जा रही है तो डैट इज़ सच अ गुड थिंग टू हैव, और हम लोगों को इस चीज़ को एप्रिशिएट ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष को दोबारा नियुक्त करने की भी अनुमति दी जाती है, राइट। इसके अतिरिक्त मूल अधिनियम में केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ही मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते थे। हाउएवर मोदी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी, राष्ट्रीय अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को भी और दिव्यांगों के लिए नियुक्त किए जाने वाले मुख्य आयुक्त को भी NHRC का सदस्य नियुक्त किया जाएगा। तो ये कुछ NHRC से संबंधित तथ्य थे। प्रीलिम्स के हिसाब से भी कोई अगर 1 डे वाला एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, UPSC, SSC, वेरियस PCS या और भी कोई एग्ज़ाम, इसमें इस PDF के बियॉन्ड मेरी ऐसी व्यक्तिगत अवधारणा है कि संभवतः प्रश्न नहीं आने चाहिए, राइट। और इसमें बड़े आराम से हम लोगों ने बाकी सारी चीज़ों की भी चर्चा की, ठीक है।